हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी। कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग पढ़े थे अध्याय 9। इसके पहले हम लोगों ने मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, है ना। मानव स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से जो जीव हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो पढ़ा था। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन, खाद्य किसको बोलते हैं? जिन चीज़ों को हम लोग अपने डेली रूटीन में खाने के लिए, मतलब अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए, ऊर्जा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खाद्य। तो खाद्य कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सबको पता है कि अगर हम लोग एक भी दिन अगर ढंग से नहीं खाएंगे या फिर पानी नहीं पिएंगे, बिना पानी के रहेंगे, कुछ दिनों में अगर हम लोग कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे होती है और उसका क्या बोलते हैं, उसकी कार्यनीति, उसमें कैसे हम लोग बढ़ावा कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे डेवलप हो सकता है हमारा खेती, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे तो खाने के बारे में या फिर खेती क्या चीज़ होता है उसके बारे में सबको पता है। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए देखते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग आदि मानव थे, है ना, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे। तो आदि मानव लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, और शिकार करते थे और क्या करते थे? जंगल में घूम घूम के जो पेड़ पौधे होते थे या फिर जो फल होते थे, उन्हीं पर उनका जो खाना था वो डिपेंड होता था। उनका पेट कैसे भरता था? या तो उन्हें शिकार करके जानवरों को मार के खाते थे, या तो फिर जो जंगल में पेड़ पौधे अनाज होते थे उनको क्या करते थे? तोड़ फोड़ के खा लेते थे। ठीक है, तोड़ते ओड़ते थे और खा लेते थे। इन लोग हथियार के रूप में भी क्या यूज़ करते थे? या तो लकड़ी के जो पेड़ पौधों के वो होते ना शाखाएं, उसको क्या करते थे? तेज वेज करके क्या करते थे? उसका यूज़ करते थे। या फिर जो हड्डियां होती है, जीवों की हड्डियां, उसके अवशेषों को क्या करते थे? हथियार के रूप में यूज़ करते थे। और होता था या फिर पत्थरों का बनाते थे हथियार, उनको यूज़ करते थे। ठीक है, उस समय जब क्या हुआ, उस समय जब इन लोग डेवलप करते गए, थोड़ा थोड़ा डेवलप किए, है ना, जब वृद्धि करते गए तो क्या होता था? अब वृद्धि करते गए तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। भाई नॉर्मल सी बात है, जब प्रजनन दर बढ़ा, प्रजनन दर बढ़ने से क्या हुआ? मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। जब मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो जो जानवर थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते थे शिकार करके खाने के लिए। उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधे होते हैं या फिर जो पेड़ होते हैं, उनमें जो फल लगता है वो समय में लगता है, मतलब उनमें मौसमों में फल लगता है। तो पर्याप्त मौसम में पर्याप्त फल जो है वो पर्याप्त जनसंख्या के लिए क्या होता था? अपर्याप्त होता था। तो उसके लिए क्या होता था? अब वो जो जनसंख्या है वो कुछ ना कुछ तो खाएगी ना, नहीं खाएगी तो मर जाएगी। तो उस टाइम क्या हुआ कि ये जो जीव थे वो फिर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? अपनी जीवन शैली है, अपना लाइफ स्टाइल है, उसमें थोड़ा चेंज करने लगे। अब उनको लगा कि हम लोग इस पेड़ पौधे का फल है जो वो खाते हैं, तो उनकी संख्या क्या करने लगे? उन लोग ज़्यादा मात्रा में लगाने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें भी क्या हुआ? खाद्य पदार्थों की, उसमें भी जो खाने वाली जो चीज़ें थी उसकी पर्याप्त मात्रा उन लोगों के लिए नहीं हो पाती थी। तो फिर धीरे धीरे जब उन लोग डेवलप करते गए तो जीवन पद्धति में सुधार करते गए, तो लोग आधुनिक जो तकनीक है उनका आविष्कार करते गए। उन लोगों ने क्या किया? फिर धीरे धीरे जो क्या बोलते हैं, नदी है, तालाब है, मतलब जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती थी वहाँ पे खेती करना प्रारंभ की। एक ही प्रकार के अन्नों का क्या करने लगे? उन लोग लगाने लगे उसको, और उसको क्या करने लगे? देखभाल करने लगे जहाँ पे पानी की उपलब्धता होती थी। फिर क्या करते थे? उस जो अन्न होता था, उस जो खाद्य पदार्थ होता था उसको खाते थे। फिर उस टाइम भी क्या होने लगा? उससे भी क्या होने लगा कि जो खाद्य पदार्थ है वो उनकी कमी होने लगी। हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत है वो पहले खेती करना नहीं जानता था। बहुत जो पूर्वज थे वो खेती करना नहीं जानते थे। तो ये क्या करने लगे? अपने खाद्यान्नों को, जितने भी नदी तालाब वगैरह हैं, जितने भी जहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत अधिक होती थी या फिर पानी की उपलब्धता थी बोल दो, वहाँ पे क्या करने लगे? उन लोग खेती करने लगे। फिर भी उनकी जनसंख्या जो वृद्धि का दर जो था बहुत अधिक था, तो इन लोग क्या करने लगे? दूसरे देशों से अनाज मांगने लगे। ठीक है, दूसरे देशों से क्या करते थे? अनाज मंगाते थे और उसको ग्रहण करते थे। फिर लेकिन देखने लगे कि दूसरे देशों में कैसे ज़्यादा होने लगा खेती,
तो उनसे क्या करने लगे, उनके जो तकनीक थे उनको देखने लगे और उसके बाद क्या करने लगे, उसको अपने में अपनाने लगे। सन 1960 में हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, वो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कार्यक्रम का प्रारंभ किया, जिसमें क्या करना था, जिसका उद्देश्य क्या था, कोई भी क्रिया, जो कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, जो भी कोई भी क्रिया होती है, कार्यक्रम जो भी होता है, उसका एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो हरित क्रांति, आप लोगों ने सुना होगा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जब कार्यक्रम स्टार्ट किया गया तो उसका मेन मोटिव था कि खाद्यान्न उत्पादन है, मतलब खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जाए और पर्याप्त जनसंख्या के लिए वो पूरा कर सके, पूर्ति कर सके, है ना। तो हरित क्रांति प्रारंभ किया। हरित से तात्पर्य क्या होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हरे होते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों के लिए हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया, हरे चीज़ों के लिए। सन 1950 से 1985-86 तक हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन जो था वो 54.92 मिलियन टन से 150 से 147 मिलियन की वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में यह वृद्धि जो थी वो लगभग 36 वर्षों में 234% आंकी गई। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि कौन कौन कारणों से संभव हो पाई थी, तो ये देखते हैं। खाद्यान्न जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ी, तो जो कृषि युक्त भूमि थे, पहले क्या होता था, देखो पहले जंगल ज़्यादा थे, तो जंगल में क्या होते थे, पेड़ पौधे होते थे। लेकिन जब कृषि योग्य भूमि, मतलब जहाँ पे एक ही प्रकार के क्या करने लगे, अन्नों का उगाने लगे, तो उसके लिए क्या किए उन लोगों, जो जंगल था उसको थोड़ा साफ करके वहाँ पे एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगाने लगे। तो कृषि भूमि की वृद्धि करा कर क्या किया, खाद्यान्न उत्पादन को वृद्धि किया। उचित प्रबंधन करके उर्वरकों का उपयोग, उर्वरकों मतलब आप लोग जितने भी फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हैं, खाद बोलते हैं जिसको, खाद, है ना, खाद उसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में खातू भी बोलते हैं जिसको। खाद शब्द का उपयोग, खाद जो है उनका उपयोग करने लगे, जिसमें से जो पौधों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, जिस कारण पौधे जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, या उनमें कोई बीमारी लग जाती है, या फिर क्या होता है उनको किसी चीज़ की, जैसे कि हम लोगों की बॉडी के लिए प्रोटीन विटामिन जो चाहिए हम लोग बाहर से लेते हैं, जैसे दाल के रूप में हम लोग प्रोटीन लेते हैं, कुछ और अन्य पदार्थों से हम लोग विटामिन लेते हैं, कुछ पदार्थों से जैसे कि हम लोग दूध से कैल्शियम लेते हैं। तो उन सब चीज़ों की हमारे शरीर को आवश्यकता है, वैसे ही पौधों के लिए क्या आवश्यक था, खाद आवश्यक था, जिसमें यूरिया, सल्फर ये सब लेते हैं, जिससे उन पौधों में उनकी कमी को पूर्ति कर सकते हैं, और जो वो पौधा जो ग्रोथ करेगा उससे जो खाद्य होगा, वो खाद्यान्न होगा, वो बहुत अधिक मात्रा में हमको मिलेगा। सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके, अब देखो ये जो तालाब है, अगर इसी के चारों ओर हम लोग खेती करेंगे तो ये तो भूमि हम लोगों के लिए कम पड़ जाएगी ना, हम लोग की संख्या तो बहुत अधिक है। तो भाई अब ये जो तालाब है, तालाब से बहुत दूर अगर खेत है तो वहाँ तक पानी कैसे पहुँचाएंगे, इसकी व्यवस्था करके खाद्यान्न में क्या किया, वृद्धि किया। फिर उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करके मनुष्य खाद्य पदार्थों को दो स्रोत होते हैं। पहले होता है पौधा, मनुष्यों का जो खाद्य पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला है पौधा और दूसरा है जंतु। मनुष्य जो है वो दोनों प्रकार के स्रोत को यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। पेड़ पौधों से क्या करते हैं, कृषि का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है अगर जंतुओं को खाना रहता है तो जो मनुष्य होता है वो कौन सा कार्य करता है, एनिमल हस्बेंड्री का कार्य करता है, पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया, जैसे कि मुर्गी पालना, बकरी पालना, है ना। इन लोगों को क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पालता है, फिर उसको अपने खाद्यान्न के रूप में ग्रहण कर लेता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका कृषि। कृषि क्या होता है, मानव उपयोगी पौधों को मानव प्रबंध के अंतर्गत उगाना ही कृषि या खेती कहलाता है। कृषि खेती का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर खेती एग्रीकल्चर का अगर हम लोग इतिहास देखेंगे तो यही इसी चीज़ में इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य था उसको खाद्य और सिंचाई के बारे में जानकारी नहीं थी। वो क्या करता था, जंगल के वृक्षों में ही या मांस मछली में ही खा के जीवित रहता था। फिर वो धीरे धीरे वो नदियों के किनारे पर खेती करने लगा, और उसके बाद क्या, उसमें भी पैदावार घटने लगे तो वो दूसरे स्थान पर जाने लगा। इसके बाद जो क्या हुआ, जो खेती था, मतलब जो मनुष्य था पहले वो कैसा था, घुमक्कड़ प्रकृति था, जहाँ पे उसको खाना मिलता था वहाँ पे रुक जाता था। फिर जब उसको वहाँ पे खाना नहीं मिला तो वो क्या करता था, धीरे से फिर दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाता था। सबसे पहले अगर खेती की शुरुआत देखेंगे तो सिंधु घाटी, यूफ्रेटिस और टिग्रिस तथा नील नदियों के किनारे, मैक्सिको की तेहुकान घाटी और चीन की पीत नदी के आसपास शुरू हुआ था। सबसे शुरू अगर हम लोग देखते हैं
हम लोग पीछे जाके देखते हैं तो बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, या फिर बहुत सारे अध्ययनकर्ताओं ने अध्ययन करके बताया कि सबसे पहली जो खेती का शुरुआत हुआ था वो सिंधु घाटी में माना जाता है। यूफ्रेटस, टिग्रिस, नील नदी के किनारे, मैक्सिको में तेहुकान घाटी और चीन की जो पीत नदी है उसके आसपास खेती का शुरुआत हुआ था। इन स्थानों में ना तो ज़्यादा गर्मी थी और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। नदियों की उपस्थिति के कारण क्या थी, बहुत उपजाऊ थी, तथा सींचने के लिए भी पानी की आवश्यकता जो थी वो कम पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे आसानी से पहुंच जाता था। खेती की सुविधा के कारण ही इन स्थानों पर प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। अगर पुरातात्विक अध्ययनों से देखेंगे तो जो अन्य है उनकी खेती की शुरुआत पुरानी दुनिया एशिया, यूरोप और अफ्रीका तथा नई दुनिया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ हुई। सबसे पहले क्या हुआ था, पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, क्योंकि यहाँ क्या होता था, मौसम जो था पर्याप्त मात्रा में शुष्क तथा ठंड होता था। पहाड़ों में क्या होता है, ठंड होता है और सूखा होता है। तो इन जंगलों में क्या होता था, पहले जंगली घास को खाते थे, फिर धीरे धीरे उनका एकत्र करने लगे, उनका उपयोग एकत्र करके उपयोग करने लगे। फिर इसको अपनाने का क्या कारण था, दूसरा जो शुष्क मौसम था वो अपने अंदर जो बीजों को संरक्षित कर लेते थे। क्या होता था शुष्क मौसम, मतलब क्या होता है कि जो फल के अंदर जो बीज होते थे वो अपने आप सूख जाते थे और सूखने के बाद वो संरक्षित रहते थे। जब दूसरा मौसम आता था तब वो क्या होता था, वो बीज जो था वो अपने आप छिट के नए पौधे उगाने का काम आ जाते थे। दूसरा चीज, इन बीजों से क्या करते थे, मनुष्य अपना पेट भर लेते थे। पुराने समय में खेती के लिए या तो बीजों को बरसात के अंत में छिड़क दिया जाता था या पौधे के तनों को काटकर जमीन में लगा दिया जाता था। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य थोड़ा थोड़ा खेती करना सीखा तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक ही स्थानों पर, वो अनेक अनेक स्थानों पर रहता था। वो क्या करता था, घुमक्कड़ प्रकृति का होता था, तो वो क्या करने लगा, एक ही स्थान पर रहने लगा और समूहों में रहने लगा। फिर धीरे से जब खेती करना प्रारंभ किया तो धीरे से मनुष्य लोग क्या किए, सिंचाई कैसे कर सकते हैं और कैसे फैसिलिटी हम लोग दे सकते हैं उसको यूज़ किए। फिर अब देखें कि पौधा जो है कभी मर जाता है, कभी दूसरे जीव जंतुओं के चपेट में आकर ख़त्म हो जाता है, तो उन सब से बचाने के लिए फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो उनसे ही सबसे पहले खाद का निर्माण हुआ, खातू जिसको बोलते हैं ना, खादों का उपयोग सीखे। फिर इन दोनों तकनीकों के बाद क्रांतिकारी और परिवर्तन हुआ। ठीक, धीरे धीरे कृषि औजारों का विकास हुआ। पहले पत्थर जो थे, लकड़ी थे या फिर स्टोन से या फिर हड्डियों से क्या करते थे, उनके औजारों का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे से कृषि योग्य जो औजारों का उपयोग बढ़ने लगा। हम एक चीज मानते हैं कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। यदि आपको कोई चीज जरूरी है, आपको कोई चीज़ करना है या फिर वो चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। अपने सारे दिमाग को, अपने सारे पोटेंशियल को क्या करते हैं, आप उसी चीज़ में लगाते हैं, है ना। तो जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को जब उसमें लगाते हैं, जब आप उस चीज़ को सोचने में, समझने में लगाते हैं, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई नया रास्ता निकल आता है। उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो आप उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, और जब सोचेंगे ही नहीं तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी। इसीलिए ये कहावत कहा गया है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। फिर धीरे धीरे वो जो प्राचीन विधियों से क्या करने लगा, बीजों का चुनाव करने लगा कि कौन से जो बीज थे, उनके जो वृक्ष थे या फिर जो उनके पौधे जो थे वो कैसा था। इन्हीं तकनीकों के प्रयोग के कारण कृषि का आधुनिक युग शुरू हुआ। इस प्रकार कृषि की शुरुआत से आज तक के विकास को अगर हम लोग देखेंगे तो दो चरण में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक कृषि विकास। प्राथमिक कृषि विकास में क्या हुआ था कि इस काल को प्राथमिक जो काल था उसको भी 3 कालों में बांटा गया, शिकार युग, पशुपालन युग और प्रारंभिक कृषि युग। तो हंटिंग स्टेज में क्या होता था, मनुष्य जो था वो खेती करना नहीं जानता था, वो सिर्फ अपने भोजन के लिए शिकार पर डिपेंड होता था। फिर पशुपालन का युग आया, पोस्टल स्टेज आया, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टल स्टेज। इस युग में मनुष्य ने भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी या भोज्य पदार्थ उत्पादक जंतुओं का पालन पोषण करना सीखा। ठीक, जो उनको जो जिन पशुओं की आवश्यकता थी, जिन पशुओं से उनको हानि नहीं होती थी, उन पशुओं को क्या करने लगा, अपने साथ रखने लगा और उसको पालने लगा। उससे क्या करता था, वो भोजन ढोने का कार्य करवाता था और भोजन को खुद का भोजन बनाने के लिए भी उसका यूज़ करते थे। प्रारंभिक कृषि युग, इस युग में ही जनसंख्या की वृद्धि के साथ कृषि का विस्तार हुआ और धीरे धीरे इनमें वृद्धि होती गई। फिर है आधुनिक कृषि विकास।
वर्तमान काल को ही कृषि का आधुनिक काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, नई नई तकनीकों का यूज़ किया गया, जो खेती है उसको जीविकोपार्जन के लिए भी यूज़ किया जाता है ना, व्यवसाय बन गया। इस काल में पौधों जो है वो पशु कि अनेक नई नस्लों का आविष्कार किया गया, पौधों का भी क्या किया गया, संकरण करा के नई और अच्छी किस्म के नस्लों का विकास किया गया। इससे क्या हुआ, कृषि का उत्पादन जो है वो बहुत गुना बढ़ गया, कृषि बहुत बढ़ गया। ठीक है, अगर भारत में ही उदाहरण लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1921 में हुई जनसंख्या वृद्धि से हमारी खाद्यान्न जो है वो खाद्यान्न की समस्या को बढ़ाया, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो क्या हुआ, जो अन्न उगता था जैसे कि गेहूँ, उसका उत्पादन घट गया, घटा नहीं, वो तो उतना ही मात्रा में होगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, खाने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो सन 1901 में हमारे देश में गेहूं का औसत उत्पादन 789 किलोग्राम हेक्टेयर था, जो 1952 से घटकर 645 किलोग्राम हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार सन 1901 में चावल का प्रति हेक्टेयर जो औसत उत्पाद था वो 1050 किलोग्राम से घटकर 800 किलोग्राम तक रह गया, जबकि आज इन दोनों फसलों का प्रति हेक्टेयर जो है वो 1400 से 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्यों, इसका प्रमुख कारण है हमारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, हरित क्रांति, वो है। तो इसका क्या क्या कारक है देखते हैं। उच्च उत्पादक प्रजातियों का आविष्कार किया सबसे शुरू, देश में अधिकांश क्षेत्रों में हरित क्रांति का उपयोग किया गया। उर्वरकों और सिंचाई के साधनों का आविष्कार किया गया बहुफसली खेतों के लिए। बीमारियों और कीटों से सुरक्षात्मक उपाय किया गया। किसानों द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। इसमें क्या करते हैं कि संकरण से नई और अच्छी नस्लें बनाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में अन्न हमको प्राप्त होता है। अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में पृथ्वी के केवल 1/3 हिस्से पर ही कृषि कार्य किया जा रहा है और इस क्षेत्र को हम विभिन्न कारणों से अधिक नहीं बढ़ा सकते। इसी कारण वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान की एक नई शाखा का आविष्कार किया है जिसे समुद्र जीव विज्ञान कहते हैं। इस शाखा में क्या किया गया कि निकट में जो भविष्य में क्या करना है, हमको समुद्री खेती करना है। क्या करना है, मैरीकल्चर, समुद्री खेती को बढ़ावा देना है। और क्या करना है, राष्ट्रीय खेती उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि समुद्र में भी कई ऐसे पादप पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों का उपयोग जो है वो अन्य पादप उत्पादों के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन कैसे करते हैं और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो उसको क्या करते हैं, अगर लाभदायक जो पौधे होते हैं जिनसे हमको लाभ होता है, लाभदायक पौधे और प्रबंधन, उसको प्रबंध कैसे करते हैं, उसके प्रोसेस को कैसे करते हैं और उनको खाने वाले तक पहुँचाया कैसे जाता है, उस पूरे कार्य को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार से भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पौधों पर निर्भर है। वास्तव में सभी प्रकार के जो भोजन होते हैं वो चारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले जो भोजन है वो निम्नलिखित है। अन्न एवं अनाज देने वाले पौधे हैं आपका चावल, गेहूं, मक्का, जौ। दाल देने वाले, प्रदान करने वाले पौधे अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, तेवरा। वसा तथा तेल प्रदान करने वाले हैं मूंगफली, सूरजबीन, सोयाबीन, सरसों आदि। सब्जी प्रदान करने वाले पौधे हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, लौकी आदि। फल प्रदान करने वाले पौधे हैं संतरा, आम, केला, सेब, तरबूज। मसाले प्रदान करने वाले पौधे हैं आपका लौंग, इलायची, दालचीनी, सौंफ, धनिया, हल्दी। शर्करा का तथा पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे हैं आपका गन्ना, शकरकंद, चाय, कॉफी, कोकोजोआ आदि। खाद्य उत्पादन बढ़ाने की विधियाँ। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है आपका बीज रोपण, फिर है कृत्रिम वर्धी प्रसारण, स्केलिंग, पादप प्रजनन और उत्तक संवर्धन। पहला है बीज रोपण। यह फसल के उत्पादन की सबसे पुरानी और प्रमुखतम विधि। इसमें क्या करते हैं, जब देखो स्वस्थ बीज को रखते हैं सुखाकर, ठीक है, शुष्क जब हो जाता है, वो पूरा मैच्योर होने के बाद जब सूख जाता है तो उसको सुखा रखते हैं और जब सही समय आता है, मतलब मौसम जब अनुकूल लगता है, तो क्या कहते हैं, ट्रैक्टर अथवा हल से खेत को क्या कहते हैं, खोदते हैं, उसमें क्या कहते हैं, बीजों को डालते हैं। बोने के पूर्व बीज अंकुरण के लिए मृदा में नमी में रहना आवश्यक होता है, इसलिए क्या होता है, उससे नए पौधों का जन्म होता है। इन पौधों से फसल प्राप्त करने के लिए उचित कृषि विधियों द्वारा इनका देखभाल भी आवश्यक होता है। बी है आपका कृत्रिम वर्धी प्रसारण।
इस विधि का उपयोग मुख्यतः उन पौधों से के फसल से प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसमें या तो बीज उत्पन्न नहीं होते हैं या फिर बीज जो होते हैं उससे उत्पन्न पौधे जो होते हैं वो निम्न गुण वाले होते हैं। इसके अंतर्गत दाब लगाना, कलम लगाना, काटिंग, ग्राफ्टिंग आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है इसको, कैसे वर्धी प्रजनन कराया जाता है ना। फिर है इसका स्केलिंग। वर्धी प्रसारण की यह विधि बल्ब अथवा सल्क कंद वाले पौधों के लिए उपयोगी होती है। इस विधि में क्या करते हैं, सल्क कंद से उत्पन्न जो छोटे छोटे सल्क कंद होते हैं उनको पृथक कर लिया जाता है, उन्हें भूमि में रोपित कर दिया जाता है। देखो वो सब चीज़ नॉर्मल सी बात है। अगर आप जिमी कांदा देखोगे, जिमी कंद जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो सूखा रखा रहता है, मैच्योर होने के बाद सूख जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें से सूली निकलना प्रारंभ होता है। उस सूली को क्या कहते हैं, लेते हैं हम लोग, काटते हैं और ज़मीन में लगा देते हैं, उससे एक नया पौधा बन जाता है। उसी को बोल रहा है स्केलिंग। फिर है आपका पादप प्रजनन। पादप प्रजनन एक ऐसी कला है जिसमें क्या होता है, वैज्ञानिक आधार पर सुधार कार्य करते हैं और उसमें वांछित गुण वाले पौधों के साथ क्या करते हैं, संकरण कराया जाता है। और संकरण कराने से क्या होता है, उस प्रजाति की वृद्धि होती है और अन्यों का भी विकास होता है। ठीक है, इसलिए पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, नई किस्मों का विकास करना, उन्नत किस्मों का विकास करना, फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना, पौधों की ऊंचाई, शाखन, टेलरिंग आदि में परिवर्तन लाना, फसलों के पकने की अवधि में परिवर्तन लाना। इसका उपयोग करके रोग कीट प्रतिरोधी पादप जातियों का आविष्कार किया जाता है। ऐसी फसलों का विकास किया जाता है जो पर्री और बंजर भूमि में भी उग सके। इसके द्वारा पादप ऐसी किस्मों का आविष्कार किया जाता है जिसमें कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकते और इनको कम खाद तथा पानी की आवश्यकता होती है। अन्य ऋतुओं में विकसित होने वाले प्रजातियों का विकास करता है। टॉलरेंस को विकसित करना, पौधे या फसलों में उपस्थित विषाक्त पदार्थ जो होते हैं उसको हटाना। पहले जो हमारा भारत था वो क्या था, दूसरे देशों पर अपने खाद्यान्न के लिए निर्भर रहता था, लेकिन अब हरित क्रांति की वजह से वो आत्मनिर्भर बन चुका है। फिर है पादप प्रजनन की प्रक्रियाएं। अगर देखेंगे तो पादप प्रजनन जो है जीन प्रारूप में वांछित परिवर्तन और अन्य लाभदायक लक्षणों का समावेश करके निम्न क्रियाकलापों का सहारा लिया जाता है। पहला है विविधता का उत्पादन करना, पादप चयन, फिर इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, और फिर है नेक्स्ट आपका गुणन एवं वितरण। पहला है विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन क्या बोल रहे हैं कि उनमें इन लक्षणों का विविधता होना आवश्यक है जो भिन्न भिन्न परिणाम में उपस्थित होता है। विविधता के कारण ही किसी जाति के पौधे में कोई समानता नहीं होती है, अन्य जाति के देखेंगे पौधे तो उसमें कोई समानता नहीं होती है। किसी प्रकार की विविधता उत्पन्न करना, विविधता मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग लक्षण जो इसमें विद्यमान होते हैं। ठीक है, जब विविधता उत्पन्न होगा ही नहीं तो उसमें कैसे हम लोग सुधार करेंगे। तो पौधों की किस्मों में विविधता उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती है। पहला है ग्राम्यन, दूसरा है जनन द्रव्य संग्रह, तीसरा है आपका पादप परिचय या पुनर्स्थापन, संकरण या प्रसंकरण, बहुगुणक प्रजनन और है उत्परिवर्तन प्रजनन। पहला है ग्राम्यन। किसी जंगली किस्म, वाइल्ड वैरायटी जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, मानव के खाद्य के लिए उपयोगी बनाने के लिए जो विधि का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं ग्राम्यन। जंगली पौधे जो होते हैं उसको क्या करते हैं, पादप प्रजनन की विधि जो है, जंगली पौधों में पादप प्रजनन की जो विधि होती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक विधि या ग्राम्यन। इसी से क्या हुआ था, खाद्य पदार्थों का उत्पादन हुआ। फिर बाद में यह मानव उपयोगी पौधों की खेती जब जानने लगे तो इसका प्रबंधन जो है उसको उगाया जाने लगा। फिर आपका जनन द्रव्य संग्रह। किसी जाति में पाए जाने वाले संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ या जीनों के समूह को जनन द्रव्य कहते हैं। कृषि के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे स्थानीय या देसी किस्मों का लोप होता जा रहा है। मतलब हम लोग का जो पहले देसी पेड़ पौधा उगता था, आजकल विदेशी और हाइब्रिड बड़ा बड़ा चीज का उत्पादन हो रहा है। तो जो देसी आपका वैरायटी है वो जब विलुप्त हो रहा था तब क्या किया, पर परागण किस्मों में भी मुक्त परागित फसलों के स्थान पर संकर एवं मिश्रित किस्में प्रचलित हो रही है। तो क्या करने लगे, प्रजातियों का संरक्षण करने लगे। जो प्रजातियां जो थी वो लोप होने लगी थी, विलुप्त होने लगी थी, उनके संरक्षण करने लगे। तो इनको कैसे कहते थे, उनका जो जनन द्रव्य होता है, मतलब जो कोशिका का जनन द्रव्य, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जनन द्रव्य होता है, उसको क्या करने लगे, संग्रहण करने लगे। उनमें जीन प्रारूपों को संग्रह कर सुरक्षित करा जाता है। तो किसी फल और उसके जंगली संबंधियों की बहुत सी किस्मों एवं जीन प्रारूपों को संग्रहित करना ही क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संकरण। इसे जीन बैंक भी कहते हैं। विश्व के प्रमुख जनन द्रव्य संग्रहण केंद्र कौन कौन से हैं देखते हैं। गन्ना का है केनाल पॉइंट फ्लोरिडा में USA,
गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर भारत, यहाँ 2800 जीन प्रारूप सुरक्षित हैं। फिर है आपका मूंगफली के लिए मुंबई भारत और सेनेगल में है अफ्रीका, सेनेगल के लिए अफ्रीका। आलू जो है कैम्ब्रिज में है। चावल के लिए है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI फिलीपींस, यहाँ धान की 32,000 से भी अधिक प्रविष्टियाँ जो हैं सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है आपका पादप परिचय या पुनर्स्थापन, इंट्रोडक्शन है ना। कोई भी पौधा जो है वो अपने अनुकूल परिस्थिति में उगता है, उसको जहाँ पे उग रहा है ना, जैसे कि मान के चलो अपने जगह पे वो पौधा उग रहा है, लेकिन अगर उसको हम लोग को दूसरे जगह में फैलाना है, दूर की जगह में जहाँ पे वो पौधा नहीं होता है, तो उसको क्या करते थे, उखाड़ कर ले जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे स्थापित कर देते हैं, जिससे पौधा वहाँ पे उस वातावरण में बढ़ने लगता है, सर्वाइव करने लगता है। उसी को बोलते हैं कि पादप का पुनर्स्थापन करना, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जिस जगह में उस चीज़ की कमी है उसको वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर सके। उदाहरण है आपका आलू के लिए, इसका उत्पत्ति जो है वो केंद्र एवं मुख्य आवास दक्षिण अफ्रीका का है। मतलब आलू सबसे पहले कहाँ उगाया जाता था, दक्षिण अफ्रीका में। फिर धीरे धीरे आलू की खेती, वहाँ के पौधे इधर सब जगह लाके लगाने लगे, तो अब आलू की खेती लगभग सारे जगह में होती है। पपीता का उत्पत्ति है वेस्ट इंडीज, लेकिन आज यहाँ भी पपीता उगता है ना, तो कैसे वहाँ से पौधे यहाँ लाते गए और अलग अलग जगह में बीजों के माध्यम से या पौधों के माध्यम से उसको लगाते गए। रबड़ कहाँ होता था सबसे शुरू में, ब्राज़ील। पादप पुनर्स्थापन के 2 प्रकार होते हैं, पहला है प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन, दूसरा है द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन। तो इसमें क्या होता है प्राथमिक में कि कोई भी परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं, डायरेक्ट ले जाकर विमोचित कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक पुनर्स्थापन। उदाहरण है सोनेरा 64 एवं लरमा रोजो गेहूँ तथा धान की IR8, IR20 एवं IR36। फिर दूसरा है द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन, जब किसी पौधे या किस्म का चयन उसकी किसी न किसी किस्म के साथ संकरण करके नई उन्नत किस्मों का विकास करके विमोचन करते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, नई और उन्नत जो पादप होते हैं उसके लक्षणों के साथ मिला देते हैं और फिर नए पौधा लगाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, द्वितीयक पुनर्स्थापन। जैसे कि उदाहरण है आपका गेहूँ की कल्याण सोना एवं सोनालिका किस्में, जो मैक्सिको से प्राप्त हुई गेहूँ के संकरण से उगाया गया है। उसकी विधि क्या आती है पादप पुनर्स्थापन की, देखते हैं। अर्जन, वांछित जनन द्रव्य या पौधे की किस्मों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, अर्जन। जनन द्रव्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो विदेशों में पत्राचार के माध्यम से जनन द्रव्य को उपहार के रूप में प्राप्त करके, जनन द्रव्य का विनिमय करके, जनन द्रव्य को खरीद कर, अन्वेषण या खोजों के फलस्वरूप एकत्रित करके। पादपों में पुनर्स्थापन कैसे कैसे होता है, तो बीज, कंद, रूपांतरित तने, चूसक, कलिकाएं, बल्ब या नवोद्भिद आदि के इन भागों को प्रवर्ध कहते हैं। इन प्रकार किसी भी पौधे का वह भाग जो प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाया जाता है उसको प्रवर्ध कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वारंटाइन या संगरोध परीक्षण। आयातित पौधों में रोगों, कीटों एवं खरपतवारों की उपस्थिति के कारण इन्हें पार्थक या आइसोलेशन में रखना तथा उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है, क्वारंटाइन परीक्षण। क्वारंटाइन क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं। जब अभी कोविड का टाइम था तो क्या होता था, जिनको कोविड का जीवाणु जिनमें घुस जाता था, कोविड वायरस जो था वो किसी में इफेक्ट कर दिया है, तो क्या करते थे, उसको अलग से रख देते थे और अलग से रखने के बाद वो किसी चीज़ के भी संपर्क में नहीं आता था और क्या करते थे, वो व्यक्ति को दिन भर निरीक्षण करते थे ना उसका डॉक्टरों के माध्यम से। वैसे ही इसका करते हैं कि जो पादप होते हैं उनमें खरपतवार लग जाते हैं, कीड़ा लग जाता है या फिर और रोग भी हैं, उनको क्या करते हैं, उन पादपों को अलग से क्वारंटाइन करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। सभी पूर्व स्थापित पदार्थों का सूक्ष्म निरीक्षण करके रोगाणु और रोगाणु मुक्त भागों और खरपतवार को अलग करने के पश्चात इसका वितरण किसके लिए करते हैं, खेती के लिए किया जाता है। फिर है सूचीबंधन को। क्वारंटाइन परीक्षण के बाद सभी आयातित विभेदों का प्रविष्टियों के निम्न अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। जैसे पहला है प्रजाति का नाम, कौन से प्रजाति का है, कौन से किस्म का है, कहाँ उद्गम हुआ था और अनुकूलन और लक्षण कहाँ पे है और कैसा है। अब नेक्स्ट है आपका संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। 2 प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों वाले जीवों को जनन की दृष्टि से सहयोग करके नई संतान को प्राप्त करने को क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। जबकि संकरण के फलस्वरूप बनी संतान को क्या बोलते हैं, संकर जीव बोलते हैं। संकरण के प्रकार, संकरण 3 प्रकार के होते हैं, अंतराजातीय, अंतर प्रजातीय संकरण, फिर है अंतरजातीय संकरण और अंतरवंशीय संकरण। अब नाम से ही स्पष्ट है, पहला अंतराजातीय या अंतरजातीय संकरण।
दो उपजातियों अथवा किस्मों के बीच संपन्न होना जो संकरण होता है, जो उपजातियों के बीच होता है संकरण, तो उसको बोलते हैं अंतरजातीय संकरण। इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक पादपों, सूखा एवं बाढ़ प्रतिरोधी जातियों को पैदा करने में सक्षम होता है। चावल की दो उपजातियों को जैसे कि ओराइजा सटाइवा इंडिका तथा ओराइजा सटाइवा जोपोनिका के मध्य संकरण के फलस्वरूप चावल की नए अनेक किस्मों का विकास किया गया। फिर है अंतरजातीय। इसमें क्या करता है, दो अलग अलग जातियों के बीच क्या करते हैं, एक ही वंश के दो अलग अलग जातियों के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। जैसे गेहूं के विभिन्न जातियों के बीच संकरण के फलस्वरूप नए किस्मों का विकास हुआ, जैसे कि ब्रेसिका ओलेरेसिया एवं ब्रेसिका नाइग्रा। अंतरजातीय संकरण एवं ब्रेसिका कैरिनेटा की उत्पत्ति हुई। फिर नेक्स्ट है, देखो कैसे हुआ था ब्रेसिका ओरेसिका। अगर देखेंगे तो CC2N18 और ब्रेसिका नियाग्रा जो था 2N=16। F1 पादप हाइब्रिड और बंध्य था, तो ये ऐसा हुआ जिससे क्या बना, कैरिनेटा जो जनक पादप था उसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है आपका अंतरवंशीय। दो भिन्न पादप वंशों के बीच होने वाले क्रॉस को या संकरण को क्या बोलते हैं, अंतरवंशीय संकरण। इससे प्राप्त जो संकर होता है हमेशा बंध्य होता है, मतलब नए जीवों का निर्माण नहीं कर सकता। कोलिस्टीन उपचार की सहायता से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी की जा सकती है। इस प्रकार पादप जो होता है वो बहुगुणी तथा उर्वर फर्टाइल हो जाते हैं जब कब कोलिस्टीन उपचार होता है। इसके दो उदाहरण है, पहला है रेफिनोब्रेसिका की उत्पत्ति। इसने क्या किया था, मूली तथा बंद गोभी के बीच संकरण करा के फलस्वरूप रेफिनोब्रेसिका नामक पादप वंश का विकास किया था। इस प्रकार इसका संकरण है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रिटिकल की उत्पत्ति। वर्तमान गेहूं तथा राई नामक दो पौधों में कृत्रिम रूप से संकरण कराकर रिम्पाउ नामक वैज्ञानिक ने 1890 में स्वीडिश वैज्ञानिक संकरण संतति उत्पन्न कर यह किया था। यह बंद होता है, परंतु कोल्विसीन उपचार के उपरांत जब इसमें गुणसूत्रों की संख्या जब देखी तो दोगुनी हो गई और ये ट्रिटिकल नामक नया तथा उर्वर वंश का विकास हुआ। ये है इसका संकरण। फिर है संकरण की क्रियाविधि। संकरण की क्रियाविधि को अलग अलग चरणों में कंप्लीट कराया जाता है। पहला है जनकों का चुनाव। जनकों के चुनाव में क्या होता है कि यह उन जनकों का चुनाव किया जाता है जिनके गुणों को मिलाकर संकरण की विधि को आगे बढ़ाना है, मतलब सामान्य और स्वस्थ और उच्च गुण वाले पादपों का चुनाव किया जाता है पहला। फिर जनकों में स्वपरागण। जब पहला वाला चरण पूरा हो जाता है, जब जनक का चुनाव हो जाता है, तब क्या करते हैं, चुने हुए पादपों में स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है, जिससे इच्छित गुण शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। बार बार स्वपरागण कराने पर जीवों में संयुग्मता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जाती है, इस कारण इच्छित गुण जो होता है वो शुद्ध होता है। फिर है विपुंसन। यह संकरण का तीसरा चरण है। इसमें मादा जनक जो क्या करता है, स्वपरागण को रोकने के लिए उसके पुंकेसरों को हटा देता है। एक लिंगी पादपों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर है ढकना, बांधना और नामांकन। यह संकरण का चौथा चरण है, जिसमें क्या करता है, पादप जो होता है पर परागण करने से पूर्व उसको पॉलीथीन या पार्चमेंट पेपर से ढक दिया जाता है, जिससे उसमें प्राकृतिक पर परागण की क्रिया ना हो सके। ठीक इसी प्रकार नर पुष्पों को भी जनन से ढक दिया जाता है, जिससे उसमें दूसरे के परागकण के जो दूसरा परागकण है वो और आके मिश्रित ना हो सके। फिर दोनों जनकों के ऊपर क्या लिख देते हैं, उनका नाम, प्रजाति, प्रजनक का नाम और एक टैग के द्वारा उनको रख देते हैं, जिससे उसकी पहचान की जा सके। परागण करने के बाद नर की झिल्ली को हटा लेते हैं, लेकिन जो पौधे के बीज बनने तक ढके रहते हैं, जिससे किसी प्रकार से परागण की संभावना ना बने रहे और जो गुण है वो शुद्ध ही बना रहे। फिर है संकरण। इसमें क्या करते हैं, परागण को एकत्रित करके छींट देते हैं। मादा जनक के ऊपर क्या करते हैं, जो परागण है उसको छींट देते हैं, जिससे क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है, कृत्रिम परागण की विधि होती है। इस चरण के बाद भी मादा को ढके रहते हैं, लेकिन नर जनक को खुला छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका संकर बीजों की हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, पर परागण जब हुआ रहता है तो उसमें मादा पौधों के बीजों को एकत्रित करते हैं और इसको अलग रखते हैं और उसको उस अलग अलग मौसम में, मतलब जिस मौसम में वो अनुकूलन प्रदर्शित करता है उस मौसम में उगाया जाता है, जिससे बीजों की मात्रा को बढ़ा सकें। प्राप्त पौधे को क्या कहते हैं, संकर पौधा कहते हैं, और जो स्वंकर ओज को प्रदर्शित करते हैं। संकर बीज से प्राप्त एफ पीढ़ी के सभी पौधे जो होते हैं विषम युग्मकी होते हैं, लेकिन एक समान होते हैं। नेक्स्ट है आपका संकरण विधि। यह संकरण का अंतिम चरण है, जिसमें एफ पीढ़ी जो होते हैं वो पादप पे अच्छे गुण वाली होती है और इन्हें फिर से उगाया जा सकता है। यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है और बार बार चयन भी किया जाता है। बार बार इन क्रिया को 12 से 13 पीढ़ियों तक दोहराते हैं पूरे प्रोसेस को, जिससे क्या होता है, अपने जैसे हम लोग को जैसा गुण चाहिए होता है, जैसा लक्षण चाहिए होता है, वैसा पौधा प्राप्त हो सके।
फिर संततियों संकर ओज, संकरण की लाभप्रद अभिव्यक्ति को संकर ओज कहते हैं। संकरण की जो लाभप्रद अभिव्यक्ति होती है, मतलब जो संकरण करने से क्या किए, एक पौधा प्राप्त हुआ, अगर वो हम लोगों को लाभ पहुंचाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, संकर ओज कहते हैं। जिससे क्या होता है, अपेक्षा, मतलब जो अपने जनक के समान जो लक्षण होते हैं उससे क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होता है। इसमें क्या होता है, अधिक उपज होता है, इसका आकार बड़ा होता है, तीव्र वृद्धि होता है, इसमें रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा अच्छी होती है। ओज मतलब होता है उसका गुण, समझ में आया, और गुण जो होगा वो लाभदायक गुण ही होगा। आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इसके सांख्यिकीय परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। इनका प्रयोग सीधे फसलों के रूप में किया जाता है। मक्का, बाजरा, ज्वार, प्याज, टमाटर, इन्हीं रेशम के कीड़े, कुक्कुट, सुअर आदि में भी संकर का ओज का प्रयोग आजकल व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि इसकी उत्पादकता को बढ़ाने में व्यापक सफलता मिली है। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक बहुगुणक प्रजनन, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। बहुगुणक वह स्थिति है जिसमें किसी जीव के गुणसूत्र को एक या कई सेटों की वृद्धि हो जाती है, जिसमें क्या होता है, बहुगुणिता कहते हैं। गुणसूत्रों के सेट को व्यक्त करने के लिए मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, सेप्टाप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड नामों से प्रदर्शित करते हैं। बहुगुणिता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला है स्वबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता ऐसा होता है जिसमें एक ही जाति के जो गुणसूत्रों के सेटों की संख्या बढ़ती है। इस स्थिति में क्या होते हैं, युग्म के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन की असफलता तथा निषेचन के समय अधिक शुक्राणुओं के भाग लेने के कारण पैदा होती है। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो जीवों में बहुगुणिता की उपस्थिति को प्रेरित करते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि जो कोई भी जाति है ना, एक ही जाति जो है, उनके गुणसूत्र जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग सेट बना लेते हैं, जिससे अलग अलग जीवों का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्वबहुगुणिता। कॉल्चिचिन नामक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, मुख्य पादपों में बहुगुणा की स्थिति को दिखाता है, दर्शाता है। फिर है एलोप्लॉइडी, पर बहुगुणिता। वह बहुगुणिता जिसमें भिन्न जाति, अलग अलग जातियों के जो गुणसूत्र होते हैं वो सेट बना लेते हैं, और इनसे जो उत्पन्न संकरण, इस संकरण से उत्पन्न जो संतान होती है वो क्या होती है, बंध संकर होते हैं। ठीक है, फर्टाइल नहीं होती है, मतलब नए उपज नहीं होते हैं। उदाहरण है बीज रहित तरबूज। केले का उत्पादन इस तकनीक के द्वारा किया गया। वास्तव में बीज रहित तरबूज व केले दोनों ही क्या है, ट्रिप्लॉइड पौधे हैं। लैंगिक रूप से बंध होते हैं, मतलब जो बीज होता है उससे हम लोग नया पौधा प्राप्त नहीं कर सकते, और कायिक विधियों द्वारा ये क्या करते हैं, कायिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुगुणिता जो होती है वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा पैदा की जा सकती है। इससे क्या होता है, जो जाति बहुगुणिता से क्या होता है, जो जाति का विकास होता है वो तेजी से होता है। दूसरा चीज, फसलों में वृद्धि होती है, और नए नए प्रकार के फसलों का आविष्कार होता है, मतलब नए नए चीजों का वृद्धि होता है और विकास होता है। अलग अलग प्रकार के जाति के या फिर एक ही प्रकार के जाति के क्या करते हैं, गुणसूत्रों को सेट बनाकर नए जाति का विकास करते हैं। इसमें क्या होता है, इन जातियों के जो तने होते हैं, बाल दाने संख्या में अधिक होते हैं। इस प्रकार धान की अधिक उत्पादक प्रजातियां भी प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा पैदा की गई। धान की इन लाभदायक उत्परिवर्तियों की संख्या में 1982 में सब लगभग 55 थी। इसमें अधिकांश जातियां जो थी वो एक्स किरणें के उपचार के कारण पैदा हुई थी। अलग अलग प्रकार के धान की खेतियों में भी क्या किया गया, इस प्रकार का संकरण कराया गया। बहुगुणिता से क्या किया गया, उनके अनेक नए जातियों का विकास किया गया, अनेक नए नस्लों का विकास किया गया, जिसमें धान की संख्या अधिक होती है और उत्तम गुणों वाला भी उसका जो अन्न होता है, उसका जो खाद्यान्न होता है वो उत्तम गुणों वाला होता है। आलू, सेब ऐसे उत्परिवर्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें केवल उत्परिवर्तन द्वारा नए किस्म को पैदा करने के लिए ही लैंगिक जनन कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पादप चयन, प्लांट सिलेक्शन। यह चयन की वह प्रक्रिया वह विधि है जिसमें किसी समष्टि से उचित गुणे वाले पौधे को चुन लिया जाता है और इसका प्रयोग क्या कहते हैं, प्रजनन के लिए किया जाता है। इसको हर पीढ़ी में क्या करते हैं, यह क्रिया जो है वो बार बार से रिपीट करते हैं, जिससे क्या होता है, नए गुणों वाले, नए लक्षणों वाले, विशिष्ट लक्षणों वाले संततियों का वृद्धि होता है।
इसको क्या बोलते हैं, वरण या चयन। पादप प्रजनन की यह एक पुरानी विधि है, ठीक है, इसका उपयोग पूर्वजों से ही किया जाता है। चयन के द्वारा जंगली पादपों से आजकल ऐसी फसलों को प्राप्त कर लिया गया है जो अपनी मूल जंगली जाति से एकदम अलग है, और ये क्या है, अपने इच्छित गुणों वाला पौधा है। उदाहरण जैसे कि गेहूं और मक्का जो है जंगली घासों के चयन द्वारा प्राप्त किए गए थे। पहले में क्या हुआ था, जो गेहूं और जो धान है वो जंगली घासों से प्राप्त किया गया था। गेहूं एक ऐसा पौधा है जिसके दाने जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों में पुष्प क्रम में अक्ष से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसकी जो मूल जाति थी उसमें पकने के बाद दानों का जो समूह था वो क्या होता था, जमीन पर गिर जाता था। लेकिन इन्हीं में उत्परिवर्तन किया गया, चेंजेस लाए गए, और क्या होता है, जो गेहूं का पौधा होता है अब उसके गेहूं के जो दाने हैं वो जमीन पर खुद से नहीं गिरते। इनका प्राकृतिक मानव द्वारा कृषि में उपयोग लाने, प्राकृतिक चयन के द्वारा इसको क्या करने लगे, उपयोग में लाते गए, और इसके क्या करते गए, इसमें फैसिलिटी देते गए कि वो कुछ खादों का उपयोग करके, संकरण का उपयोग करके क्या किया गया, इसको चेंज किया गया, जिससे अब क्या हो गया, ये मूल प्रजाति से अलग होकर एक नई जाति बन गई है। वैसे ही क्या होता था, पहले जो मक्का होता था, भुट्टा जो होता था, उसके जो बाल थे वो जब दाने पकते थे उसके बाद गिर जाते थे, लेकिन अब उत्परिवर्तन किया गया है। तो आधुनिक मक्के जो हैं उसके जो बाल जो हैं या फिर जो उसका फल है वो पकने के बाद उसका जो बीज है वो बाहर नहीं गिरता है। आधुनिक मक्का जो है उसके जो मूल पूर्वज थे वो अब नहीं पाए जाते, लगभग विलुप्त हो गए हैं। इसकी जो कृत्रिम चयन के कारण हुआ था ना, मक्का का उत्पादन कैसे हुआ था, कृत्रिम चयन के द्वारा कई पीढ़ियों में हुआ था। इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसको पालित मक्का भी कहते हैं। प्रकृति में दो प्रकार का चयन और वरणवाद पाया जाता है। पहला है प्राकृतिक चयन और दूसरा है कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन किसके द्वारा होता है, इसमें डार्विन ने बताया था प्राकृतिक चयनवाद को। हम लोगों ने वो जिराफ वाला स्टोरी पढ़ा था, है ना, उसमें क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इसमें भिन्नता बढ़ती जाती है। प्राकृतिक चयन जो है वो कभी भी नहीं रुकने वाली क्रिया है, मतलब ये सतत निरंतरता से चलती रहती है, जिसके कारण ही आधुनिक जीवों का विकास हुआ है। फिर है कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कृत्रिम चयन वह है जिसमें चयनकर्ता जो होता है वो भूमिका मनुष्य निभाता है। इस विधि का उपयोग जो है मनुष्य अपने अच्छे उत्पादन वाले फसलों के लिए करता है। कृत्रिम जो चयन है वो भी निम्नलिखित 3 प्रकारों से होता है। पहला है समूह चयन, दूसरा है शुद्ध रेखीय चयन और तीसरा है एक पूर्वज चयन। समूह चयन ये जो है सामान्य कृषकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है, जिसमें क्या करते हैं, किसी भी मिश्रित समष्टि से उपयोगी पौधों के बीज को एकत्रित कर लिया जाता है और उसको दूसरे साल इन्हें पुनः उगाया जाता है। कि बार बार ये फिर बीजों को एकत्रित करते हैं, फिर अगले बार लगा देते हैं, फिर बीजों को एकत्रित करते हैं, अगले बार लगा देते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे क्या होता है, इच्छित गुणों वाला जो संतान है, इच्छित गुणों वाला पादप जो है वो प्राप्त हो जाता है। और इसमें किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, हमको विषम युग्म के लक्षण प्राप्त होते हैं। फिर है शुद्ध रेखीय चयन। इसमें क्या कहते हैं, जो मिश्रित समष्टि होता है उससे इच्छित गुण वाला पौधा, हम लोगों को जिस टाइप का पौधा तैयार करना है, नया पौधा, उस प्रकार के इच्छित गुण वाले पौधे को लेते हैं, उनमें संकरण कराते हैं स्वपरागण के माध्यम से, जिससे समयुग्मकी होता है, उससे क्या होता है, इच्छित गुण बढ़ता है। इस विधि में पादपों की आनुवंशिकता जो है वो शुद्धता से बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है आपका एक पूर्वज चयन, क्लोनल सिलेक्शन। यह चयन जो है पादपों के प्रयोग में लाया जाता है जिनमें कायिक जनन होता है, जैसे कि केला, गन्ना, आलू, आम, नीम, नींबू, शकरकंद। इसमें को क्या करते हैं, नए जो पादप होता है, छोटा पादप होता है, उसके आसपास उसको उखाड़ते हैं और दूसरे जगह में पुनर्स्थापित कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्लोन या चयन द्वारा नई प्रजातियों को प्राप्त करने का एक पूर्वज चयनवाद। जबकि एक पूर्वज चयन जो होता है, इसकी विधि जिसमें इच्छित एक पूर्वज चयन को कायिक रूप से तैयार किया जाता है। इससे सर्वोच्च गुणों वाले एक पूर्वज को क्या करते हैं, उनका चयन आकारिकी लक्षण के आधार पर किया जाता है, उनके आकार के आधार पर। यह चयन की एक ही पूर्वज के न करके कई एक पूर्वज के बीच में से किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रजनन ही जो होता है वो क्लोन का चुनाव करता है। कायिक प्रजनन से ही क्या होता है, क्लोन का चुनाव होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।